तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे डेटा मैट्रिक्स ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो एक स्मॉल कैप की आईटी सेक्टर कंपनी है। कंपनी काफी अच्छा बिजनेस है, इंडिया में भी काफी अच्छा कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है और यूएस की मार्केट से भी कंपनी काफी अच्छा बिजनेस आता है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस फाइल चेक करेंगे, फिर उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है, और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। लेकिन मैं आपको एडवांस में बता दूं, आज की मेरी कंपनी हमें काफी सस्ते प्राइस मिल रही है, आईटी सेक्टर की काफी अच्छी कंपनी है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं, उनको भी थैंक यू बोलेंगे, काफी अच्छी कंपनी ने सजेस्ट करी है। और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करें अपनी कंपनी डेटा मैट्रिक्स ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो बात करें, कंपनी मेनली 3 टाइप की सर्विस प्रोवाइड करती है। उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, डिजिटल ऑपरेशंस है और डिजिटल एक्सपीरियंस है। इसके थ्रू कंपनी जो उनके कस्टमर हैं, जो दूसरी एंटरप्राइजेज या कंपनी को अपनी सर्विस देती है, उनको वो डिजिटल जाने के लिए हेल्प करते हैं। एक तरीके से बात करें तो उसके थ्रू कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव हो जाती है, कस्टमर एक्सपीरियंस है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको मिलता है। तो इससे कंपनी हेल्प करती है जो पुराने ही काम कर रहे हैं उसी को वो और अच्छे से कर सकें और उनको कॉम्पिटिशन एडवांटेज मिले। डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो सब इंप्रूव हो सकता है। जो कंपनी ऑलरेडी पहले से काम कर रही है उसको और अच्छे से वो इंप्रूव कर सकते हैं। फिर बात करें तो कंपनी कौन कौन सी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वैसे कंपनी काफी सारी सर्विस देती है। मेन सर्विस है उसमें आईटी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हो गए, उसके बाद बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बीपीएम हो गया, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स कंपनी काम करती है, उसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। और अभी कंपनी ने अपना खुद का एक इंटेलिजेंट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म भी बनाया है, जिसमें कंपनी ने अपना जो आईपी प्रोडक्ट है वो और जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उन दोनों को जोड़ करके ये नया प्लेटफॉर्म बनाया है। और काफी अच्छी डिमांड आने वाले फ्यूचर में इस तरह की सर्विस की होने वाली है। 19% के सीजीआर से इस टाइप की सर्विस की डिमांड बढ़ने वाली है अगले 4 से 5 सालों में, जो कंपनी कह रही है। तो काफी अच्छे से पहले ही कंपनी काम कर रही है और नई नई टेक्नोलॉजी में कंपनी आती जा रही है। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, बात की कंपनी अलग टाइप की सर्विस देती है। तो कंपनी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, वहां से कंपनी को 41% होता है। डिजिटल ऑपरेशन से कंपनी को 43% रेवेन्यू आ रहा है। डिजिटल एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो कंपनी काम करती है वहां से कंपनी को 16% का रेवेन्यू आता है। फिर बात करें इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की, कौन कौन सी इंडस्ट्री में कंपनी की जो सर्विस है वो यूज होती है, वहां से कितना रेवेन्यू होता है। तो सबसे ज्यादा कंपनी का जो रेवेन्यू बीएफएस यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से आता है 26% का। एजुकेशन एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री से कंपनी को 13% होता है। टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी से कंपनी को 24% रेवेन्यू आ रहा है। और नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी को 11% रेवेन्यू आता है। और मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स की सारी चीजें मिलाएं तो यहाँ से कंपनी को 12% रेवेन्यू है। और रिटेल से रिलेटेड जो कंपनी को सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है वहां से कंपनी को 10% होता है और बाकी जो सब चीजें वहां से 4% है। तो कंपनी का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत सारी इंडस्ट्री में कंपनी सर्विस यूज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बीएफएसआई तो सभी कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू आता है क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में यूज होती हैं सर्विसेज, वही सेम कंपनी से आता है। तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है कंपनी का रेवेन्यू। फिर बात करें ज्योग्राफी के वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो हम बात करें इंडिया में कंपनी का बिजनेस है, यूएस में भी है। तो यूएसए से कंपनी को सबसे ज़्यादा होता है 54% का, इंडिया से 24%, यूरोप और यूके के मार्केट से 13% और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9%। तो जैसे सारी आईटी कंपनी साथ में है, सबसे ज़्यादा जो बड़ी मार्केट है वो यूएस की मार्केट है आईटी के लिए, वहाँ से ही कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। लेकिन दूसरी कंट्री से कंपनी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी। हाँ, यूएस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, लेकिन बाकी जगह से भी कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। फिर बात करें कंपनी क्लाइंट प्रोफाइल की, तो अभी कंपनी के पास में 300 से ज़्यादा क्लाइंट है और 9 यानी कि नए क्लाइंट जो है वो कंपनी ने भी Q1 2025 में ऐड करे हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से अपने क्लाइंट एक्विजिशन का काम कर रही है। फिर बात करें कंपनी के कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की, ठीक है क्लाइंट तो है लेकिन कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितने क्लाइंट बड़े हैं, कितने छोटे हैं। तो बात करें जो कंपनी के टॉप 5 क्लाइंट हैं वहां से कंपनी को 23% का रेवेन्यू आता है। टॉप 10 जो क्लाइंट है वहां से 35% होता है और टॉप 20 क्लाइंट से कंपनी को 49% होता है। तो ऐसा नहीं कि टॉप 5 पे या टॉप 10 पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बड़े क्लाइंट होते हैं तो थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी होती है। अदरवाइज बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी का जो ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है कि एक ही क्लाइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। फिर बात करें कंपनी की ऑफिस लोकेशन की,
तो पहले बात करें कंपनी के इंटरनेशनल ऑफिस की, तो बहुत सारी कंट्रीज में कंपनी के ऑफिस हैं, उसमें यूएसए है, यूके, मॉरिशस, फिलीपीन और यूएई, यहाँ पे कंपनी के इंटरनेशनल ऑफिस हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुंबई, बेंगलुरु, पौंडीचेरी और नासिक यहाँ पे कंपनी के लोकल ऑफिस हैं। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपने ऑफिस का सेटअप किया हुआ है। फिर बात करें कंपनी के फ्यूचर के फोकस की, तो मेन कंपनी का जो फोकस है वो यूएस की मार्केट पे है। वहाँ पे कंपनी ने अपने जो सेल्स फोर्स है उसको भी इंक्रीज करा है और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं कंपनी उनको ग्रैब करना चाह रही है और यूएस की मार्केट में और अच्छे से कंपनी बिजनेस करना चाह रही है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो सबसे ज़्यादा जो कंपनी के शेयर्स हैं वो प्रोमोटर्स के पास में 66%। एफआईज और डीआईज ने इस कंपनी को कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं करा हुआ है। एफआईज का 2% का इन्वेस्टमेंट है मामूली सा, और डीआईज ने कोई भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नहीं करा है। हाँ, पब्लिक के पास में इसके 32% शेयर हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रोमोटर्स के पास में, उसके बाद पब्लिक ने इसमें काफ़ी अच्छा स्टेक लिया हुआ है। तो कुल मिला के बात करें कंपनी के सारे बिजनेस प्रोफाइल की, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 3400-3500 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसी हिसाब से सारी चीजें हैं। तो ठीक ठाक कंपनी बिजनेस कर रही है, यूएस से भी काफी अच्छा बिजनेस आ रहा है, अलग अलग इंडस्ट्री से भी कंपनी को ठीक ठाक रेवेन्यू ब्रेकअप आ रहा है, ऑफिस भी कंपनी इंडिया में भी है, बाहर भी है, तो अच्छा खासा बढ़िया प्रोफाइल कंपनी आईटी और एक स्मॉल कैप कंपनी हिसाब से होल्ड कर रही है। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और सबसे देखें कंपनी के सेल्स या रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी की सेल्स थी 1200 करोड़ के आसपास, जो कि लगातार पिछले 5 साल से इंप्रूव हुई है। और 2024 में कंपनी का 1550 करोड़ का रेवेन्यू आया है। तो काफी अच्छे से कंपनी कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, काफी अच्छे से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, और 7% के ठीक ठाक सीजर से कंपनी पिछले 5 साल में ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि छोटी कंपनी है। तो ऐसा है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी मार्केट में जो सेम बिजनेस करती हैं, तो कॉम्पिटिशन रहता है, तो फिर भी देखें तो कंपनी अपना बिजनेस लगातार बढ़ा रही है। फिर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो पिछले 3 साल में कंपनी बहुत ही अच्छे से अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूव करा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको काफी अच्छे से इंप्रूव करा कंपनी ने। 2020 और 21 में 10-12% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ देखें 2023 और 24 में 17% और 16% काफी अच्छे से कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाया है। तो सेल्स तो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर लिया है। फिर देखें कंपनी नेट प्रॉफिट का डेटा, तो 62 करोड़ से देखें तो 197, लगभग 200 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आ गया है। और परसेंटेज बात करें तो 34% के सीजर से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो उतनी सेल्स तो कंपनी जरूर नहीं बढ़ी है, लेकिन कंपनी का मार्जिन बढ़ गया है, तो उस वजह से कंपनी ने काफी अच्छे से अपना प्रॉफिट इंप्रूव कर लिया है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार फ्री कैश फ्लो होल्ड कर रही है, और अच्छी खासी एक फ्री कैश फ्लो होल्ड करने वाली एक कैश रिच कंपनी है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो अभी छोटी कंपनी तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड कंपनी पेमेंट नहीं करती है, फिर भी पिछले 3 साल से कंपनी ने 15-16% के आसपास थोड़ा बहुत डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी रेशो की, जो कि इंपॉर्टेंट रेशो होता है, बताते हैं कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है। और कोई भी कंपनी ज़्यादा लोन लेती है तो हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है, क्योंकि उसको पैसा वापस करना होता है बिजनेस से निकाल के, और साथ साथ इंटरेस्ट का बर्डन भी आता है। लेकिन यहाँ बात करें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी आ रहा है 0, कोई भी लोन कंपनी के ऊपर नहीं है, कोई पैसे वापस करने की कंपनी को टेंशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी के ऊपर नहीं है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा कंपनी इन्वेस्ट किया है उनके पैसे पे कितना रिटर्न कंपनी जनरेट कर रही है। तो यहाँ देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न किया रहा 17% का, जबकि पिछले 5 साल के एवरेज वो भी 16% की, जबकि 15% मिनिमम चाहते हैं हम कि 15% हो तो उसको अच्छी कंपनी माना जाता है कि 15% का आरओई कंपनी जनरेट करेगी। यहाँ देखें तो 15 से थोड़ा सा ऊपर ही आ रहा है, तो अच्छा खासा रिटर्न कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे पे जनरेट कर रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी के सारे फाइनेंशियल तो मुझे अच्छे ही फाइनेंशियल लगे हैं। छोटी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा सेल्स तो कंपनी इंप्रूव नहीं हुई है, लेकिन फिर भी देखें तो कंपनी कोई लोन नहीं है, कंपनी का आरओई बढ़िया है, और कंपनी पिछले 3 साल में प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव करा है। तो बढ़िया फाइनेंशियली कंपनी के कहे जाए। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। जैसे हमने शुरू में बात की थी, ये कंपनी आज में काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रही है, और हम वही चेक करने वाले हैं कि किस तरह से कंपनी हमें सस्ती लग रही है। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी का फ्री कैश फ्लो का डेटा चेक किया था कंपनी के फाइनेंशियल में, तो 2022 में फ्री कैश फ्लो था 158 करोड़ का, 2023 में 91 करोड़, और 2024 में 168 करोड़। अब पिछले 3 साल की कंपनी के फ्री कैश फ्लो के डेटा में डिफरेंस आ रहा है, तो कंपनी के फ्री कैश फ्लो की एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल की अपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 140 करोड़ पे, यानी कि लगभग 140 करोड़ पे हर साल की कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। अब इस 140 करोड़ से जो पूरी कंपनी वैल्यू बनती है वो आती है 7000 करोड़ पे, यानी कि ऐसी कंपनी जो 140 करोड़ पे हर साल मुझे कमा के दे सकती है आने वाले सालों में,
उस कंपनी में आज मुझे 7,000 करोड़ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है, यानी कि 140 करोड़ कमाने के लिए 7,000 करोड़ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये तो पूरी कंपनी वैल्यू कि इतने पैसे कमाना है तो इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब बात करते हैं कंपनी के पर शेयर प्राइस की। तो इसको नंबर ऑफ शेयर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कंपनी के पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आ जाएगी, और कंपनी की फेयर वैल्यू पर शेयर के हिसाब से निकल के आ रही है 1200 रुपए, यानी कि 1200 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को हम फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं, किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे या फिर प्रीमियम दे खरीदेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया, चाहे फ्री कैश फ्लो है या बाकी सारी चीज़ें हैं, प्रॉफिट वगैरह, वो सब हो चुका, वो पास्ट रिकॉर्ड है। फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, कोई कॉम्पिटिशन कंपनी में आ सकता है, कोई रेगुलेशन गवर्नमेंट के चेंज हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। तो पूरे पैसे अगर हम चीज़ें खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क हमारा इंक्रीज हो सकता है। तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। उसका मतलब होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% के आसपास कंपनी खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर लें और कंपनी को भी हम सस्ते प्राइस पे खरीद लें। तो अभी कंपनी का फेयर प्राइस निकाला हमने, लगभग 1200 रुपए के आसपास आया, तो उसका 50% है मार्जिन सेफ्टी होगा 600 रुपए, यानी कि 600 रुपए के आसपास अगर हमें शेयर मिल जाए तो कंपनी को काफी सस्ते दाम पे खरीद लेंगे और जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो क्या हमारा प्राइस कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की, एक्चुअल शेयर प्राइस कंपनी क्या चल रहा है। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 570 रुपए के आसपास चल रहा है। 570 रुपए के आसपास कंपनी शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जितने मर्जी खरीद लीजिए। और इस शेयर प्राइस से बात करें तो एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। पूरा 50% से ज्यादा का मार्जिन सेफ्टी मिल रहा है, कंपनी अपने एक्चुअल प्राइस के 50% पे मिल रही है। जबकि बात करें तो हमने कंपनी का पूरा प्रोफाइल चेक करा है, स्मॉल कैप की कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी बिजनेस होल्ड करती है, अमेरिका में भी काफी अच्छा बिजनेस है, ऑफिस भी कंपनी के सब जगह हैं, और पिछले 3 साल में कंपनी ने काफी अच्छे से अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी इंप्रूव करा है। तो कुल मिला बात करें तो कंपनी अच्छी है और सस्ते प्राइस पे भी हमें मिल रही है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा टाइम है, एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए अगर हम इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कंपनी सस्ते प्राइस में मिल रही है, बिजनेस भी अच्छा है, और अभी लोगों के सेंटीमेंट ज़्यादा नहीं है, कुछ मार्केट में भी यूएस की मार्केट में कुछ गर्म कभी प्रॉब्लम रहती है, कुछ रहती है, तो अभी अच्छा टाइम मुझे लग रहा है। लेकिन वही बात है कि स्मॉल कैप कंपनी है तो उसमें वॉलिटिलिटी हाई रहेगी, कभी इसका शेयर प्राइस अप हो जाएगा, कभी डाउन हो जाएगा। तो अगर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक तो हमें बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं लेना, चाहे सस्ती कंपनी जो भी है, और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा इसी में डाल दिया, और लंबे टाइम के लिए कम से कम 5 से 7 साल के लिए होल्ड करना है। 5 से 7 साल का एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें देखूँ तो 80 to 90% कंपनियां हमें प्रॉफिट दे ही देती हैं। स्मॉल जो ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है कल को प्राइस और गिर जाए, इसका आप खरीदो उसके बाद और गिर जाए या बढ़ जाए, तो वो सब चीज़ चलती रहेंगी। लेकिन बात करें तो लंबे टाइम में क्या होगा, अप डाउन आएंगे, आपने अच्छे से कंपनी को चेक करा है, सारी चीज़ें चेक करके इन्वेस्ट किया है, तो आप उसको होल्ड कर पाओगे। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस होता है, और कोई मतलब नहीं है। तो पता हमने क्यों इन्वेस्ट किया था, किस प्राइस में इन्वेस्ट किया था, तो अगर लंबे टाइम के लिए होल्ड करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है तो कोई निकल के भागने की जरूरत नहीं है कि कंपनी का प्राइस कम हो गया, ये है वो है, कुछ नहीं है। प्रॉफिट कंपनी कमा रही है तो लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट के हिसाब से ही वैल्यूएशन होती है, और कंपनी की वैल्यूएशन अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, और अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल उस कंपनी को देख सकते हो। लेकिन वो बात है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या करना है, थोड़ा आप अपनी रिसर्च कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो कुल में बात करें तो मेरे को काफ़ी अच्छी कंपनी लगी है, और कंपनी के बारे में जो भी डिटेल मुझे मिल पाई वो आपको सारी बता दी हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।